चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा अपने एक लेक्चर हो चुका है जिसमें अपन ने लाइट के बारे में पढ़ा है, प्रकाश के बारे में। अनलिस्टेड क्लास 2 जा रही है। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा अपन ने एक क्लास ली है अभी तक, और एक में तो बस सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था कि आपके थर्ड सेमेस्टर में यानी बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के अंदर आपका क्या है, ऑप्टिक्स सिलेबस है। कल अपन ने पढ़ा कि जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का रूप होता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो दो तरीके से जाता है, या तो कण के रूप में या तरंग के रूप में, यानी वेव फॉर्म में या फिर पार्टिकल की फॉर्म में। हमने पढ़े कि लाइट के अंदर जो लाइट है उसका क्या रोल है, कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, यानी दीप्त और अदीप्त जो आपके स्रोत हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद अपन ने प्रकाश के कुछ सिद्धांत पढ़े, प्रकृति के, नेचर के, जिसमें से अपन ने न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ा, न्यूटन कॉर्पोरेशनल थ्योरी पढ़ा। उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था, हाइगेन थ्योरी पढ़ी थी। हाइगेन ने बताया कि भाई इथर माध्यम होता है, ये अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है ना, और इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद फ्रेनल आया, और फ्रेनल भैया ने बताया कि नहीं 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 साहब, प्रकाश का क्या संभव है, ध्रुवण संभव है, पोलराइजेशन पॉसिबल है। और यदि किसी प्रकाश का पोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो किस प्रकार के नेचर का है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक, तो वही बात गलत हो गई। फिर कौन आए, मैक्सवेल। फिर मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो ये प्रकाश है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद प्लांक आए, प्लांक ने बताया कि जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E बराबर NH न्यू, और NH न्यू क्या है, प्रकाश का क्वांटा है। क्लियर, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद हेडिंग डलवाई थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। चलो ये डेफिनेशंस क्या करेंगे, आपके बहुत सारी जगह पे काम में आएंगे बेटा, ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं बार बार उन चीजों को। ये नहीं कि आपको दोबारा बताना पड़ रहा है, फिर तो करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले अपन किसके अंदर, अनुदैर्घ्य तरंग। पहली और डेफिनेशन है अनुदैर्घ्य तरंग। बात को समझना, आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अनुदैर्घ्य इसको क्यों बोला गया है। अनुदैर्घ्य तरंग यानी आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, हेडिंग डालो। अनुदैर्घ्य तरंग यानी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक कौन सा होता है आपका, एक होता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को समझना है। आपने पहले कभी पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, पढ़िए भाई। तो डेफिनेशन बनाने से पहले ध्यान से सुनिएगा एक बार। वेव का फॉर्म क्या होता है, वेव किस तरीके से होती है बताओ। क्या यही वेव है, वेव फॉर्म यही है, यही है। अब ध्यान से सुनिए, वेव ऐसे चल रही है ऐसे वेव, यानी ये वेव के प्रोपोगेशन की क्या है, डायरेक्शन, यानी तरंग संचरण की क्या है, दिशा है। तो मैं इधर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या तुम्हें, तरंग संचरण की दिशा, यानी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन।
क्लियर? अब मुझे बताओ, जब वेव प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो तुम्हें कहा ना वेव और पार्टिकल साथ में चलते हैं, तुम्हें कल ही बताया था ड्यूअल नेचर। तो जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है ऐसे, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मुझे एक चीज बताओ, यानी जो वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही थी और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन कौन सी है? वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अंदर। तो याद रखना, ऐसी तरंग जिसमें कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करे, वो तरंग कौन सी कहलाती है? आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यदि मैं इसी के साथ तुम्हें एक और बात करूं, अनुप्रस्थ तरंग की बात करूं, किसकी बात करूं? अनुप्रस्थ तरंग की। सेकंड नंबर, अनुप्रस्थ तरंग यानी आपकी ट्रांसवर्स वेव। यदि मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो सेम कुछ ऐसे आएगा बेटा। ये वेव है और वेव आपको पता चल गई कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है इसमें, यानी ये किसकी डायरेक्शन है? तरंग संचरण की दिशा। और दूसरी बात, यदि ये तरंग संचरण कर रही है और इसमें मैं तुम्हें बात करूं कि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, कुछ बात समझ में आई? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कुछ इस तरीके से है इसके अंदर, यानी वेव प्रोपोगेशन की क्या है? परपेंडिकुलर। तो यदि पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, उस कंडीशन में जो वेव होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव होगी, यानी अनुप्रस्थ तरंग होगी। चलो दोबारा बताओ, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होगी? ऐसी तरंग जिसमें कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करे, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ऐसी तरंग जिसमें कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करे, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या दोनों में? पहले हेडिंग डालो तो आप अनुदैर्घ्य तरंग। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर है सारी, मैं पहले बोल रहा हूं, फिर मत बोलना आप मुझे। बोलो फटाफट, लिखवाऊं? चलो लिखो, पहले अनुदैर्घ्य तरंग में लिखो। लिखो, ऐसी तरंग जिसमें कण, ऐसी तरंग जिसमें कण, नीचे वाली कॉमा, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करे, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करे, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। डायग्राम बनाओ ये वाला, इंग्लिश मीडियम वालों को लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, द वेव इन विच particle vibrates in particles vibrates in the direction of propagation
in the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Longitudinal wave. क्लियर? आगे वाली लिखो भैया, इस लाइन को लिखना प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आगे वाले हेडिंग लिखो अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव लिखो इसके अंदर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निकी गुड मॉर्निंग। हाँ लिखो ट्रांसवर्स वेव के अंदर लिखो भैया ऐसी तरंग जिसमें कण, सेम ही तो है डेफिनेशन है ना। लिखो ऐसी तरंग जिसमें कण, नीचे वाले कॉमा, तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करे, तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करे, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। डायग्राम बनाना नीचे वाला रे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजमेंट नहीं है, लिखो लिखो द वेव इन विच ट्रांसवर्स वेव, लिखो द वेव इन विच पार्टिकल्स, द वेव इन विच पार्टिकल्स vibrates perpendicularly मनीष हूं सर मैं, वेरी गुड। तो ये नाम ही क्यों रखता है ऐसा? मुझे पता है क्या कंफ्यूज है, मैं मिस्टर इंडिया हो गया, अंदर जाके घुस के देख लूंगा तेरे को, है मनीष? आता क्यों नहीं है तू? लिख अभी, पहले तो लिख परपेंडिकुलरली टू द वेव प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलरली टू द वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, is called transverse wave. Transverse wave. ट्रांसवर्स वेव। अब 3 नंबर और 4 नंबर की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। ऊपर देखो भाई, आपका नाम क्या बेटा? लोकेश। आ जाओ धर सिंह, और बता दो तुम, ठीक है? मैं तो थोड़ा अभी कॉमा में हूं यार। ये अपन एक वेव लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करेंगे अपन, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि ऑप्टिक्स में जहां पे जाएंगे बार बार क्या यूज मिलेंगे, वेवलेंथ इतना है, वेवलेंथ इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, सारी चीजों को। तो अपने को आयाम पढ़ना है, तरंग दैर्घ्य पढ़नी है, आवृत्ति पढ़नी है,
आवर्तकाल पढ़ना है कि ये क्या क्या चीज होती है। ठीक है लोकेश, समझ में आ रहा है? पक्का? चल ठीक है, आओ। तो अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है? आयाम। बेटा मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका? आयाम। यदि मैं तुम्हें बात करूं तो ये क्या चीज है आपकी? ए एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये ऊपर की ओर है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो है ही, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एम्पलीट्यूड। ये ऊपर की ओर जो बनता है ना, इसे हम बोलते हैं श्रृंग यानी क्रस्ट, और जो नीचे मिलता है ना उसे बोलते हैं गर्त यानी टफ। क्या बोलते हैं? गर्त। कि नीचे की ओर जो लूप बनता है इसको क्या बोलते हैं? गर्त। एक चीज समझ में आई? और वेवलेंथ क्या होती है? एक टाइम पीरियड के बराबर। यही तो होता है। एक टाइम पीरियड क्या होता है कि जहां से आप चले वापस वहीं पे आ जाओ, यानी पूर्ण चक्र। तो पूर्ण चक्र यहां से चले यहां पे वापस, ये पूर्ण चक्र है। इसका मतलब ये क्या हो गया भैया? यहां से लेकर यहां तक की चीज लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। कोई दिक्कत वाली बात? ये डायग्राम बनाओ और इससे थ्योरी बनाते हैं, फिर फटाफट लिखो। डायग्राम बना लो। कितने नंबर ऐसे हज डाल के बना लेना ना। इंग्लिश मीडियम वाला भी बनाओ रे फटाफट। ट्रस्ट। और इसको माध्य स्थिति बोलते हैं ना। उतारो अच्छी तरीके से सारी चीजों को, और फिर फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेना इसकी। इसके अंदर मतलब एक दो तो पढ़ी ली, तीसरे नंबर की डेफिनेशन है ना। और हेडिंग डालो पहली, आयाम। एम्पलीट्यूड। लिखो। अब आपको पता है आयाम क्या होगा भाई? कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है आपका? आयाम। तो नीचे लाइन लिखो। किसी तरंग में माध्य स्थिति से किसी तरंग में माध्य स्थिति से किसी तरंग में माध्य स्थिति माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को एम्पलीट्यूड में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव from the mean position
from the mean position is called amplitude. Is called amplitude. पैराग्राफ चेंज करके नीचे एरो डाल के लाइन लिखना. It is denoted by स्मॉल a ऐसे और कैपिटल ए. बहुत जगह कैपिटल ए से लिखा हुआ मिलेगा और बहुत जगह स्मॉल ए से भी लिखा हुआ मिलेगा. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए और कैपिटल ए. हिंदी में नीचे एरो डाल के लाइन लिखो. इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है. चलो अब आगे वाली डेफिनेशन कौन सी होगी भैया? 4 नंबर. वेवलेंथ लिखो. तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ. लिखो वेवलेंथ. हिंदी मीडियम लिखो तरंग दैर्घ्य में. किसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में, किसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं. तरंग दैर्घ्य कहते हैं. इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. एक बात बताओ रे, मान लो आपको पता चल गया ये सारी चीजें ना, और ये वेव ऐसे और होती आगे, ठीक, और मैं तुमसे पूछता कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाती, फिर यहां से लेकर यहां तक की, या फिर ऐसे इसको बढ़ा लो, यहां से लेकर यहां तक की लैम्डा, यहां से लेकर यहां तक की लैम्डा. एक आवर्त काल होना चाहिए, पूरा चक्कर होना चाहिए. समझ गए मेरी बात? चलो भाई, वेरी गुड. आगे हेडिंग डालो. पहले तो उसको लिखा ना इंग्लिश मीडियम. लिखो वेवलेंथ. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in one time period, in one time period is called, in one time period is called wavelength, is called wavelength. It is denoted by, it is denoted by lambda. It is denoted by lambda. आओ अब आगे वाली बहुत सारी जगह पे आप तरंग संचरण पढ़ रहे हो. तरंग संचरण पढ़ रहे हो. वेव प्रोपोगेशन, तरंग संचरण. तो इसको बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक. क्या बोलते हैं? तरंग संचरण नियतांक. क्या बोलते हैं इसको? वेव वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट. बहुत सारी जगह पढ़ा भी होगा इसको. के किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? के से. और ये क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा. पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यही आता था. नहीं भी पता तो के क्या फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो नीचे लाइन लिखो डेफिनेशन के अंदर. लिखो एक तरंग दैर्घ्य के लिए, सेम ही बात है, एक तरंग दैर्घ्य के लिए या एकांक तरंग दैर्घ्य के लिए, ऐसे लिखो एकांक तरंग दैर्घ्य के लिए,
एकांक तरंगदैर्घ्य के लिए कुल कलाकोण में परिवर्तन, कुल कलाकोण में परिवर्तन संचरण नियतांक कहलाता है। कुल कलाकोण में परिवर्तन संचरण नियतांक कहलाता है। कुल कलाकोण में परिवर्तन संचरण नियतांक कहलाता है। संचरण नियतांक कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। नीचे फॉर्मूला लिख लेना रे। अब तुम्हें भी पता लैम्डा क्या होती है, एक टाइम पीरियड 0 से 2 पाई। तो परिवर्तन कितना है 0 से 2 पाई के अंदर? 2 पाई पूरा फेज में। एकांक यदि इसको यूनिट कर दिया जाए तो 2 पाई किसके बराबर हो जाए? यानी जो कला कोण में जो चेंज आया, परिवर्तन आया, वो कितना है? 2 पाई। तो नीचे लाइन लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट लिखो, द चेंज इन टोटल फेज एंगल, द चेंज इन टोटल फेज एंगल फॉर ए यूनिट वेवलेंथ, द चेंज इन टोटल फेज एंगल, total phase angle for a unit wavelength, for a unit wavelength is called propagation constant, is called propagation constant. It is denoted by K. क्लियर? चलो आगे वाले हेडिंग डालो, आवर्तकाल। कितने नंबर आ गई? 6 नंबर आएगी अब। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ना है K बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। 6 नंबर लिखो, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्त काल, पीरियड, आवर्तकाल। लिखो सारे बच्चे, किसी तरंग के, बताइए तुम्हें तो अभी तो आवर्तकाल तो पढ़ लिया आपने। किसी तरंग के एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी तरंग के एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? टाइम पीरियड का मतलब आपने पढ़ा ही हुआ, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ये चीजें मैंने निकलवाई भी थी रे वेव एंड ऑसिलेशन में। उतारो नीचे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो, टाइम पीरियड, और लिखो इसके अंदर, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, the time taken for one complete cycle, time taken for one complete cycle of wave is called time period, is called time period.
is called time period. It is denoted by capital T. It is denoted by capital T. वोल्टेज से नहीं लिख सकते. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी. हाँ लिखो भाई इसको, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा. अब लिखो 7वें नंबर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी. आवर्ती. आवर्ती क्या होता है? कंपनों की संख्या ही तो होती है कि कितने कंपन कर रहे हैं. तो लिखो एक आवर्त काल में कंपनों की संख्या, लिख तो ले तुम, एक सेकंड, वही आ गया, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं. एक आवर्त काल में कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है. इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. आवर्तकाल की जगह सही वर्ड रहेगा क्या लिखे इसकी जगह? या एकांक समय में लिखे. एकांक समय है ना. आवर्तकाल को काट के लिखो यहां पे एकांक समय में कंपनों की संख्या, ऐसे लिखो. हाँ हिंदी मीडियम वाले सुनो रहे, यहां एक आवर्तकाल में कंपनों की संख्या लिखी है ना, यहां लिखो एकांक समय में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती, इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं. इंग्लिश मीडियम वाले लिखो फ्रीक्वेंसी. लिखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन per unit time, the number of vibration per unit time is called frequency. The number of vibration per unit time is called frequency. It is denoted by small f. It is denoted by small f. चलो एक बात बताओ, क्या बोला कि स्मॉल एफ क्या होता है? 1/t. टाइम पीरियड ही तो होता है. तो पर यूनिट टाइम पीरियड भी बोल सकते थे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई अपॉन ओमेगा. एफ कितना आ गया भैया? ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो यहां से ओमेगा क्या निकल गया? 2 पाई एफ. एक चीज बताओ, मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. जब भी आपका एफ देगा और ओमेगा देगा, आप पहचानोगे कैसे? वो तो आवर्ती ही लिख के देगा ना, आवर्ती इतनी है. तो बताओ कैसे पहचानोगे? देखना क्वेश्चन में हर्ट्ज दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सी है? एफ. और रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है तो ओमेगा है. ठीक है, क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करोगे? ओमेगा. फ्रीक्वेंसी कौन सी दी हुई है? तो अब रेडियन पर सेकंड या हर्ट्ज, दोनों उतारो. अनुज, अनुज गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. हेडिंग डालिएगा अलग से और यहां पे लगाइए. अब आपकी टॉपिक स्टार्ट होते हैं. लिखो हाइगेन का द्वितीयक तरंगाग्र का सिद्धांत. हाइगेन का द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत. हाइगेन का द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत. यहां सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? हाइगेन का द्वितीयक
तरंगाग्र का सिद्धांत, ये लिखो है ना, क्या लिखो है रे? ठीक है, एक ही बात है। हाइगेन का द्वितीयक तरंगाग्र का सिद्धांत, और ये आपने पढ़ा भी है बेटा, 11th या 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा पक्का। हाइगेन्स सेकेंडरी वेव फ्रंट थ्योरी, ठीक है, हाइगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट थ्योरी। चलो लिखो, इसके अंदर आप अच्छी तरीके से 2-4 लाइनें लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या चीज है। लिखो फटाफट, लिखो, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गति करता है। ये तो अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना। लिखो, हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र, सॉरी, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गति करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को एक स्थान से, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है रे, मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु से, जिसके प्रत्येक बिंदु से प्रकाश का उत्सर्जन समान हो, तो प्रकाश का उत्सर्जन समान हो तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। इंग्लिश वीडियो में लिखो पहले, हाइगेन्स सेकेंडरी वेव फ्रंट थ्योरी के अंदर लिखो, अकॉर्डिंग टू हाइगेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइगेन थ्योरी, नीचे वाले कॉमा, लाइट ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, अकॉर्डिंग टू हाइगेन theory, light traveled in the form of wave front, full stop. A medium is needed to, a medium is needed to a medium is needed to travel the light from one place to another place, travel the light from one place to another place, one place to another place, full stop. An imaginary surface drawn, an imaginary surface drawn
in the medium in which emission of light in the medium in which emission of light from each point is same, from each point is same, नीचे वाली कॉमा, such an imaginary surface is called wavefront. देखो, हाइगेन के अनुसार आपका जो प्रकाश है वो वेव फ्रंट के रूप में जाता है, ये हमें पता है। दूसरी बात कि वे प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम में हम एक काल्पनिक पृष्ठ बनाए, कोई भी पृष्ठ बनाए कैसा भी, उसके प्रत्येक बिंदु से समान प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से ज्यादा हो रहा है यहां से कम, सेम प्रकाश इमिशन होना चाहिए। इस प्रकार का जो काल्पनिक पृष्ठ है ना, वो क्या कहलाएगा आपका? वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र। इसके आगे का पढ़ेंगे अपन मंडे को, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोमवार को मिलते हैं सुबह 8 बजे। हो जाने तो क्या हो गया, जन्माष्टमी हो गया तो क्या, श्री कृष्ण का अपन तो वैसे जय श्री कृष्णा बोलते हैं हमेशा, पूरा आशीर्वाद है। तो अपन मिलेंगे मंडे को, ठीक। आज के लिए राधे राधे।